हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, राजकीय मृदा महाविद्यालय में कार्यरत। तो आज अपन एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है संगम युग। लिखो इसमें आप, संगम युग दक्षिण भारत से संबंधित है। संगम युग दक्षिण भारत से संबंधित है। यहां पर पूर्व के पूर्व के महापाषाण काल, यहां पर पूर्व के महापाषाण काल का महापाषाण काल का मिश्रण संगम युग में हो गया। यहां पर पूर्व के महापाषाण काल का मिश्रण संगम युग में हो गया। संगम युग में हो गया जब इस क्षेत्र के लोगों ने लिपि का आविष्कार कर लिया। जब इस क्षेत्र के लोगों ने लिपि का आविष्कार कर लिया। ठीक है, यानी इस समय में लिपि आ गई, लोगों ने भाषा बना ली, लोगों को पढ़ना लिखना आ गया। फिर उसके बाद आगे लिखो, संगम युग का समय 5वीं ईसा पूर्व। संगम युग का समय 5वीं ईसा पूर्व से 5वीं ईसवी सदी तक है। संगम युग का समय 5वीं ईसा पूर्व से 5वीं सदी तक है, यानी लगभग 1000 साल हो गए। 1000 ईयर्स, 1000 साल। समझ आ गया ना? 5 BC से लेके 0 तक 500 और फिर 0 से लेके 500 AD तक 500 और, तो 1000 साल तक संगम युग का लगभग अस्तित्व रहा है। इस समय दक्षिण भारत में राज्य निर्माण और शहरीकरण प्रारंभ हुआ। इस समय दक्षिण भारत में राज्य निर्माण और शहरीकरण प्रारंभ हुआ, किंतु उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण में यह प्रक्रिया उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण में यह प्रक्रिया अधिक विकसित नहीं हो पाई। इसके बाद आगे लिखो, संगम युग में अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी शुरू हुआ। संगम युग में अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी शुरू हुआ और पश्चिम के रोम के साथ व्यापार शुरू हुआ। तो पश्चिम के रोम के साथ व्यापार शुरू हुआ। फिर इसके बाद अगला पैराग्राफ लिखो, संगम साहित्य में दक्षिण भारत के काल की आर्थिक, सामाजिक
दक्षिण भारत के काल की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जानकारी मिलती है। सांस्कृतिक जानकारी मिलती है। संगम साहित्य में संगम साहित्य में मुख्यतः गीत और कविताएं हैं। संगम साहित्य में मुख्यतः गीत और कविताएं हैं, जिनको जिनको मौखिक रूप से लोगों तक पहुंचाया गया, जिनको मौखिक रूप से लोगों तक पहुंचाया गया और अंत में जिनको मौखिक रूप से लोगों तक पहुंचाया गया और अंत में साहित्य में उनको लिखित रूप दिया गया और अंत में साहित्य में उनको लिखित रूप दिया गया। कहने का मतलब यह है, संगम साहित्य में क्या है, उस समय की भावनाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जो भी हमें जानकारी मिलती है संगम की मुख्यतः वो साहित्यिक सोच से मिलती है। और संगम का अर्थ क्या है? संगम का शाब्दिक अर्थ है असेंबली। राजा है, पांड्या का राजा ऐसा, तो उसने एक असेंबली की। असेंबली क्या? सभा बुलवाई। जितने भी कवि हैं, जितने भी लेखक हैं, जितने भी इंटेलेक्चुअल या बौद्धिक लोग हैं, उनकी एक सभा बुलाई और वहां पे सारे के सारे जो साहित्य है उसको लिखित रूप दिया गया, किताबें लिखवाई गई उनसे। तो कलेक्शन ऑफ बुक्स है। संगम को अपन कलेक्शन ऑफ बुक्स कह सकते हैं, किताबों का संग्रह। सभा कह सकते हैं जहां पे विभिन्न कवि लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने अपने साहित्य को लिखित रूप दिया। और ये किसके अंडर में हुआ? ये पांड्या के नरेश के अंतर्गत ये सभा बुलाई गई। पांड्या, अपन ने 3 वंश के बारे में बात की ना, उनमें से एक पांड्या है, तो पांड्या वंश के अंतर्गत ये सभा बुलाई गई। और 3 संगम हुई है, 3 संगम हुई है, 1 2 3। तीनों में इन्होंने लिखित रूप दिया है उस समय की कविताओं को और साहित्य को। और उनमें से जो प्रथम 2 संगम है उनकी किताबें हमें मिली नहीं। तृतीय संगम की कुछ किताबें हमारे हाथ में लगी, आप समझ गए ना। तो वो किताबें हमें मिली नहीं होनी, यानी 90% हमें जानकारी नहीं मिल पाएगी उस समय में क्या हुआ होगा। लेकिन 3rd संगम की किताबें हमारे हाथ में लगी है, जिससे इतिहासकारों ने इतिहास लिखा है। अब आगे लिखो, इस साहित्य के आधार पर संगम के भौगोलिक क्षेत्र को कई तिनाई, अभी शब्द आएंगे उसमें तमिल के, तिनाई अथवा जोन। जोन मतलब क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्र को कई तिनाई में विभाजित किया, यानी पूरा का पूरा क्षेत्र है, इसको 5 तिनाई में विभाजित किया। 2 3 4 5 इस तरीके से। ठीक है, तिनाई का शब्द समझ गए ना, जोन, यानी विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में कविताओं के आधार पर हमें पता लगता है संगम साहित्य से इस क्षेत्र को डिवाइड किया गया 5 जोन्स में। हर तिनाई का एक निश्चित आचार व्यवहार होता था। हर तिनाई का एक निश्चित आचार व्यवहार होता था और उनमें निश्चित आकम यानी प्रेम से संबंधित भाव, आकम, उनमें निश्चित प्रेम से संबंधित भाव, आकम और पुरम, युद्ध से संबंधित भाव देखने को मिलते हैं। उनमें निश्चित आकम
मतलब प्रेम से संबंधित भाव। और पुरम, पुरम का मतलब है युद्ध से संबंधित भाव। समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है कि जो जोन बना रखे हैं 5, ठीक है, इन जोन का एक निश्चित आचार व्यवहार होता रहा, कोड ऑफ कंडक्ट होता रहा। इन कविताओं में लिखा हुआ है कि इस क्षेत्र में इसी प्रकार का व्यवहार लोगों के द्वारा किया जाता रहा, इस क्षेत्र में इस प्रकार का व्यवहार लोगों के द्वारा किया जाता रहा। और हर क्षेत्र में भावों की 2 परिस्थितियां बता रखी है। भावों की कविताएं हैं, कवि अपने हिसाब से लिखता है चीजों को, समझ रहे हो ना। और भावों की 2 परिस्थितियां बता रखी, एक है आपम और एक है पुरम। आपम में प्रेम से संबंधित कोई निश्चित भाव है, प्रेम से संबंधित कोई निश्चित भाव है। और पुरम में युद्ध, वीरता, इससे संबंधित कुछ निश्चित भाव है। अब इन्होंने कैसे कहा है, जैसे एक सपोज करो एक एरिया ड्राई लैंड है, शुष्क है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक एरिया शुष्क है। अब शुष्क में किस प्रकार के भाव आएंगे? 2 प्रेमियों के आपस में बिछड़ जाना, समझ गए ना? कोरिलेट कर सकते हो ना, शुष्क प्रदेश है, वहां बारिश नहीं होती। तो इस प्रकार से उन्होंने इन 5 क्षेत्रों के लिए एक व्यवहार को निश्चित किया है, बिहेवियर, लोगों का बिहेवियर किस प्रकार का था, और प्रेम और युद्ध से संबंधित अलग अलग भाव इन क्षेत्रों को दिए गए। आपको समझ आ गया ना? इन कविताओं में इन 5 ज्योग्राफिकल क्षेत्र के हिसाब से हमें पूरी जानकारी मिलती है। और फिर ये कविताएं हैं, इसमें कल्पनाएं हैं, इमेजिनेशन है। लेकिन इतिहासकारों के पास और कोई रास्ता भी नहीं है इतिहास निकालने का, साहित्य यही बचा है, जितना है उन्हीं से संगमकालीन इतिहास लिखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इस संगम साहित्य में लोगों के आम जीवन की झलक देखने को मिलती है। आम जीवन समझ गए ना, जो दैनिक दिनचर्या के कार्य होते हैं उनकी झलक देखने को मिलती है। तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि संगम युग में लोगों का जीवन किस प्रकार से रहा होगा। फिर आगे लिखो, जैसे जैसे कुरुंजी, अभी अपन बात करें क्षेत्र, हिंदी में लिखते हैं कुरुंजी। ये रट्टा मार काम है ये पूरा, कुरुंजी। जैसे कुरुंजी, जिसका अर्थ था पहाड़ी प्रदेश, पहाड़ वाला क्षेत्र। जैसे कुरुंजी पहाड़ी प्रदेश, और यहाँ पे लोगों का बिहेवियर क्या था, यहाँ का मुख्य धंधा पशुओं का शिकार और खानाबदोश जीवन व्यतीत करना था। यहाँ का मुख्य धंधा पशुओं का शिकार और खानाबदोश जीवन व्यतीत करना था। आप समझ गए ना? पहाड़ों में लोग क्या करेंगे, एक जगह पे टिक के रह नहीं सकते, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहेंगे, पशुओं का शिकार करते रहेंगे अपने जीवन यापन करने के लिए। इसको इंग्लिश में हंटिंग और गैदरिंग कहते हैं, हंटिंग और गैदरिंग। यानी जहां पे जा रहे हो वहां पशुओं का शिकार करके अपना जीवन यापन करना, फिर दूसरे स्थान पे चले जाना। तो ये बिहेवियर का पैटर्न हो गया ना लोगों का आचार विचार किस प्रकार से होगा इस क्षेत्र में, कुरुंजी में। फिर कुरुंजी के बाद आगे है नेतल, नेयतल, नेतल, जिसका अर्थ है तटीय क्षेत्र। नेतल जिसका अर्थ तटीय क्षेत्र। अब ये कौन सा क्षेत्र आ गया? समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र, तटीय क्षेत्र। अब तटीय क्षेत्र अधिक विकसित होगा कुरुंजी से पहाड़ी प्रदेश के बजाय, तो ना, क्योंकि वहां पे व्यापार भी हो रहा है, तो इनसे कहीं बेटर होगा, तो उनके भाव भी वहां पे पॉजिटिव होंगे। जो अपन प्रेम और युद्ध के भाव की बात कर रहे हैं वो भी पॉजिटिव होंगे। नेतल जहां पे मछली पालन का कार्य किया जाता था, जहां पर, अरे क्या हो गया, सुनो आप कर क्या रहे हो? आप क्लास में बैठ के बातें कर रहे हो, कुछ कर ही नहीं रहे हैं? नहीं पढ़ना तो क्लास में क्यों आए? क्यों दूसरों को दुखी कर रहे हो? क्यों खुद दुखी हो रहे हो? बाहर जाके आराम से बात करो ना। आप यहाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है,
आप निकल जाओ, बाहर निकलो, बाहर निकलो। अभी आपको पढ़ना ही नहीं तो क्यों आए? आप बाहर निकलो, फिर बाहर निकलो, आप निकलो, मैं कह रहा हूं ना बाहर निकलो। आप बात को समझो, आप लोग, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे नेतल। नेतल का के अंदर क्या कार्य होता है? मछली पालन का कार्य और पशुपालन, मछली पालन और पशुपालन का कार्य होता है, एनिमल हस्बेंड्री। फिर इसके बाद है मरुतम, मारूतम। मरुतम, मरुतम नदी घाटी का क्षेत्र था, बहुत उपजाऊ क्षेत्र हो गया मरुतम, नदी घाटी का क्षेत्र। मरुतम नदी घाटी का क्षेत्र था। इससे संबंधित देवता इंद्र था, इंद्र, इससे संबंधित देवता इंद्र था। और उपजाऊ भूमि होने के कारण, और उपजाऊ भूमि होने के कारण यहां कृषि का कार्य किया जाता रहा। और उपजाऊ भूमि होने के कारण यहां कृषि का कार्य किया जाता रहा। सबसे बेहतरीन क्षेत्र मरुतम था, नदी घाटी का क्षेत्र हो गया, जहां की मिट्टी उपजाऊ होती थी, जहां पे कृषि का कार्य अच्छा हो गया, जहां के भगवान इंद्र है। पांचों क्षेत्र के अलग अलग भगवान है। आप हिस्ट्री की कोई भी किताब उठाओगे तो उसमें टेबल बनी होगी, टेबल, पहला क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र, चौथा और पांचवा। इससे संबंधित व्यवहार क्या था, प्रेम का कौन सा भाव था, युद्ध का कौन सा भाव था, समझ गए? और उनका मुख्य काम धंधा क्या था लोगों का, और इनसे संबंधित देवता कौन है, किसी का इंद्र है, किसी का शिव है। इस तरह का रट्टा मार काम है एग्जाम के हिसाब से। आप आगे पढ़ोगे हिस्ट्री और संगम में, आपको उसको रट्टा मारना पड़ेगा। इसमें सारे नहीं लिखे, क्योंकि अपन जब आंसर लिख रहे हैं तो सारी चीज नहीं लिख सकते ना, अपन कोशिश करते हैं इंपॉर्टेंट चीजों को डालने की। फिर इसके बाद है पलई, 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 पलई शुष्क क्षेत्र था। पलई, पलई शुष्क क्षेत्र था जिसमें प्रेम का भाव था। पलई शुष्क क्षेत्र था जिसमें प्रेम का भाव था, दो प्रेमी युगल का बिछड़ जाना। प्रेम का भाव था, दो प्रेमी युगल का बिछड़ जाना। फिर उसके बाद आप आगे लिखो, संगम साहित्य में हमें, संगम साहित्य में हमें आम जन जीवन, संगम साहित्य में हमें आम जन जीवन की झलक देखने को मिलती है। संगम साहित्य में हमें आम जन जीवन की झलक देखने को मिलती है, क्योंकि क्योंकि इस साहित्य के रचनाकार, क्योंकि क्योंकि इस साहित्य के रचनाकार समाज के विभिन्न वर्गों से आते थे। क्योंकि इस साहित्य के रचनाकार समाज के विभिन्न वर्गों से आते थे। समझ गए ना? जिन्होंने संगम साहित्य को लिखा है समाज के विभिन्न वर्गों से उठ के आ रहे हैं। कोई वहां पे टीचर है, कोई यहाँ पे दुकानदार है, तो उन्होंने अपने भावों को व्यक्त किया, और भावों को व्यक्त करने के दौरान जो आम जनजीवन है उसकी हमें पूरी झलक देखने को मिलती है। क्योंकि उनका बैकग्राउंड ही ऐसा राइटर का, ये कोर्ट में नहीं रहा करते थे, ये राजा के महल में नहीं रहा करते थे, लोगों के बीच में रहा करते थे, इसलिए उन्होंने लोगों की ही कहानियां कविताओं के माध्यम से लिखी है। अतः संगम युग के आम आदमी, संगम युग के आम आदमियों की कथाएं, अतः संगम युग के आम आदमियों की कथाएं साहित्य के रूप में, अतः संगम युग के आम आदमियों की कथाएं साहित्य के रूप में अमर हो चुकी हैं। अतः साहित्य के रूप में अमर
हो चुकी हैं। देखो, जब इतिहास लिखा जाता है ना तो अक्सर ये आलोचना होती है कि पूर्व के समय में जब भी किसी ने भी इतिहास लिखा, उसने किसका इतिहास लिखा? उसने राजा महाराजा का इतिहास लिखा है, युद्धों का इतिहास लिखा है, अमीर वर्ग का इतिहास लिखा है, सरकारी अधिकारियों का इतिहास लिखा है, सैन्य कमांडर है उनका इतिहास लिखा है, लेकिन आम जनता के बारे में किसी ने कुछ लिखा ही नहीं। तो भारतीय इतिहास की आलोचना होती है, समझ गए ना, पूर्व के अंदर भी। और जो आधुनिक इतिहासकार वो भी राजा महाराजाओं का इतिहास लिखते रहते हैं, राजनीतिक इतिहास लिखते रहते हैं, आम जीवन के बारे में कुछ लिखते ही नहीं है। लेकिन आप देखो, संगम युग, संगम साहित्य के थ्रू हमें आम जनजीवन की झलक मिल रही है, जो बहुत बड़ी बात है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि भारतीय इतिहास में हमेशा राजा रजवाड़ों का इतिहास लिखा गया है, आम जनता का भी इतिहास लिखा गया है। लेकिन हमें समझने की ये बात है, जिन्होंने भी ये साहित्य लिखा, उन्होंने इतिहास के नजरिए से नहीं लिखा है, उन्होंने अपने भावों को व्यक्त किया है कविताओं के माध्यम से। अब उनमें से हम इतिहास ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इतिहास लिखते हैं तो घटना होती है, उसकी डेट होती है, उसकी तारीख होती है, उसके पूर्व की घटना होती है, समझ गए ना, सारा विश्लेषण होता है। लेकिन कविताओं तो इमेजिनेशन है, कविताओं में आप कुछ भी बात कर सकते हो, जादू टोने की बात कर सकते हो, परी की बात कर सकते हो, अप्सराओं की बात कर सकते हो, देवी देवताओं की बात कर सकते हो, स्वर्ग नरक की बात कर सकते हो। तो इन्हीं सब झमेले में से हम आम जीवन से संबंधित जो जानकारी है उसको निकालते हैं इतिहास का। ठीक है, फिर इसके बाद आप इसी के साथ ही हमें यहाँ पे अपना ई लेक्चर समाप्त करते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।